देखो, हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल की। सल्तनत काल के अंदर हमने बात की कि ये जो सुल्तान कहलाए, जिन्होंने अपनी सल्तनत बनाई, इनमें पहला वंश आया था गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम और मामलुक वंश तो एक ही है। इस गुलाम वंश को खत्म करके कौन आए? खिलजी। खिलजियों को खत्म करके तुगलक। तुगलकों को खत्म करके सैयद, और सैयदों को खत्म करके लोदी आए। सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश, जो पहला वंश हुआ। मामलुक वंश पहला मुस्लिम वंश हुआ, जो 1206 से 1290 तक जाता है। अब इसमें भी तीन वंशज आ गए, गुलाम वंश में भी तीन आ गए, क्योंकि यहां पर गुलामों का राज रहा। वो किसी ना किसी के गुलाम थे, उनका राज रहा। तीन वंश आ गए। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश आ गया, फिर उसका गुलाम इतुलतमिश, उसका वंश आ गया, फिर इतुलतमिश का गुलाम बलबन। तो तीन वंशज देख लिए, तो तीनों को अलग अलग नाम से भी जानते हैं वंश। तो देखो, कुतुबुद्दीन का वंश कहलाता है कुतुबी वंश। तो कुतुबुद्दीन के नाम पे ही हो गया ना, कुतुबी वंश। और फिर उसका गुलाम था इतुलतमिश। इतुलतमिश का नाम शमसुद्दीन है, पूरा नाम। तो शमसी वंश। और फिर बलबन, बलबनी वंश। बलबन के नाम पर बलबनी वंश हो गया। तो कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। तो ये तीनों ही गुलाम वंश के पार्ट हैं। तीन वंश आए गुलाम वंश के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इसका गुलाम ये तुलतमिश, शमसुद्दीन और उसका बलबन। तो इन तीनों के नाम पे अपने अपने वंश हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका वंश कुतुबी था, जो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था, और इसका 11 तक चला था इसका वंश, ज्यादा नहीं चला। फिर इतुलतमिश आ गया था, और इसका वंश 1211। ये याद नहीं करने, एक बेसिक आइडिया के लिए, ताकि आप कभी भी मैटर देखो तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये वंश इस समय का है। तो 1211 से 1266 तक ये रहा, और बलबन गद्दी पर बैठा, और इसका वंश रहा 1290 तक। तो इन वंश के कुतुबी वंश का संस्थापक कौन हुआ? इसका वंश संस्थापक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, तभी कुतुबी कहलाया। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश का संस्थापक कौन हुआ? इल्तुतमिश। इस वंश का संस्थापक कौन हुआ बलबनी का? बलबन। इल्तुतमिश का ही नाम है शमसुद्दीन, इसलिए ये शमसी वंश कहलाए हैं। ठीक है। तो ये अपन को ये तीन वंशज पढ़ने हैं। तो मैटर तो होने ही वाला है, अच्छा खासा मैटर होगा गुलाम वंश का, क्योंकि गुलाम वंश में भी तीनों के वंशज पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे देखो क्वेश्चन है ना, 99% इन तीन से आएंगे, 99%। लेकिन फिर भी चांसेज है दूसरों के भी, तो पढ़ना पड़ेगा भाई। लड़ाई एक एक क्वेश्चनों की है। तो लेकिन मैंने इनके इनके देखे, इनके इनके, और इनको भी डीप पढ़ना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं गुलाम वंश या मामलुक, तो हमारे सामने एक दिमाग में एक आता है कि ये मामलुक क्या है होता है। ये शब्दावली क्या है, नोट। ये मामलुक क्या होता है, इसको मामलुक वंश क्यों कहते हैं? गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा जाता है। तो मामलुक का अर्थ क्या होता है? मामलुक का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न जो दास होता है, वो मामलुक कहलाता है। स्वतंत्र स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, यानी उसके माता पिता तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वो गुलाम बन जाता है, उसको बेच दिया जाता है।
तो खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, तो वो मामलुक कहलाते थे। इस कारण से ये मामलुक वंश या गुलाम वंश कहलाया। इनकी बोलियां लगती थी, इनको खरीदा जाता था इनकी योग्यता के आधार पे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी खुद गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इसीलिए ये गुलाम वंश की नींव इसी ने रखी। फिर इसका गुलाम था इतुलतमिश, इसका परिवार चला। फिर इसका गुलाम था बलबन, उसका चला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबी वंश की, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसका परिवार पढ़ेंगे, फिर इतुलतमिश का परिवार पढ़ेंगे, और फिर बलबन का परिवार पढ़ेंगे। फिर अपना गुलाम वंश तब जाके कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो पूरा ढंग से देखो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक में। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गोरी ने इसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। और मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई, मोहम्मद गोरी ने इसे दिल्ली का प्र- प्रशासक बनाया था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 के अंदर। कहा जाता है मोहम्मद गोरी सिंध के अंदर खोखरों का विद्रोह दबा रहा था, उस दौरान उसकी 1206 में मृत्यु हो जाती है। जैसे इसने समाचार सुना कि मोहम्मद गोरी मर गया, ये उसका गुलाम था, ये शासक बन गया 1206 के अंदर। 1206 में ये शासक बन जाता है। ये तुर्क था, ध्यान रखना, तुर्क था ये। ऐबक है ना, वो तुर्क था। मुसलमानों में भी अलग होते हैं, अफगान, तुर्क, ठीक है, मंगोल। तो ये तुर्क था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है 1206 के अंदर, और ये अपनी राजधानी बनाता है लाहौर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानी किसको बनाई है इसने? लाहौर को। राजधानी लाहौर को बनाता है ये राजधानी। चाहता तो ये दिल्ली रख सकता था राजधानी, लेकिन राजधानी इसने लाहौर रखी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लाहौर को अपनी राजधानी रखी क्योंकि ये उधर से आया था, तो उधर नजदीकियां रखना चाह रहा था। इसने सुल्तान का पद धारण नहीं किया ये, और देखो शासक तो बन गया, लेकिन इसने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं सुल्तान हूं। इसने कभी नहीं कहा। ये गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी। हमने पढ़ा है कि मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई और गजनी में जब गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन महमूद, तो ये उससे अनुमति लेकर ही शासक बना था। तो इसका मतलब है इसने अपने आप को सुल्तान नहीं माना है, ये सुल्तान नहीं बना। और ये गजनी के शासक गयासुद्दीन महमूद से अनुमति लेकर शासक बना था। तो ये बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। तो सुल्तान नहीं बना, सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, ठीक है। गजनी को कर भेजता था, गजनी के राजा से ही अनुमति ली थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी गजनी का था। तो गजनी का शासक जो गयासुद्दीन मोहम्मद है, गजनी के शासक गयासुद्दीन महमूद से अनुमति लेकर शासक बना। तो अपने आप को स्वतंत्र नहीं माना इसने, गजनी के शासक से ही अनुमति ली। गजनी के शासक गयासुद्दीन महमूद ने इसको 1208 के अंदर गुलामी से मुक्त भी कर दिया।
क्योंकि भाई गजनी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो गयासुद्दीन महमूद का भी गुलाम होगा। तो 1208 में इसको गुलामी से इसने मुक्त भी कर दिया। 1208 में गुलामी से मुक्त किया। 1208 में इसको गुलामी से मुक्त कर दिया गया, गुलाम से मुक्त कर दिया गया। ये मोहम्मद गोरी के जब समय रहता था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मोहम्मद गोरी के समय उसका एक विश्वसनीय आदमी हुआ करता था ये। और मोहम्मद गोरी के समय यह जो इसके पास में जो पद था वो थोड़ा महत्वपूर्ण पद था, जो घोड़ों को संभालने से रिलेटेड पद था, अश्वशाला का प्रमुख का पद था, अमीर ए अखुर का। अमीर ए अखुर, अमीर ए अखुर पद होता है घोड़ों से संभालने से रिलेटेड। तो ये जो पद होता है ये अश्वशाला का प्रमुख होता है, यानी अपनी भाषा में कहें हिंदी में तो ये पद होता है अश्वशाला का प्रमुख। अश्व मतलब होता है घोड़ा। आप ऐसे याद रख सकते हो। अखुर, खुर किसके होते हैं? खुर होते हैं पैरों, जानवरों के पैरों को खुर कहा जाता है। तो मोहम्मद गोरी के समय इसको एक बड़ा पद भी मिला हुआ था, अमीर ए अखरू का, अश्वशाला का प्रमुख का पद भी इसको। अखुर मतलब खुर घोड़े के होते हैं, तो उसको। तो इसने यहाँ का शासक बन गया और इसने पहली बार ये भारत का एक मुस्लिम शासक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत में इसने कौन से वंश की नींव रखी है? इसने भारत में नींव रखी है गुलाम वंश की, क्योंकि ये गुलाम था इसलिए इसका वंश गुलाम वंश कहलाया। मैं ऐसे कह सकता हूँ मामलुक वंश, क्योंकि गुलाम को ही क्या कहा जाता है? मामलुक कहा जाता है। मैं ये कह सकता हूँ तुर्क वंश, क्योंकि तुर्क था ये, तो तुर्क साम्राज्य की नींव इसने रखी है। मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम वंश, क्योंकि पहला मुस्लिम शासक है ये। तो इस प्रकार से गुलाम वंश का एग्जाम में पूछ ले, मामलुक वंश का पूछ ले, तुर्क पूछ ले, मुस्लिम पूछ ले, या खुद कुतुबुद्दीन कुतुबी, इसने एक नया अपने नाम से इसका वंश शुरू हो गया, कुतुबी वंश की स्थापना की। इस प्रकार इसने कुतुबी वंश की स्थापना कर ली। ठीक है, लाहौर के अंदर अपनी राजधानी बना ली। लेकिन देखो, अब ये अपने आप को सुल्तान नहीं कह रहा है, ये अपने आप को ये कह रहा है कि मैं तो गजनी के राजा के नीचे ही हूं साहब। ठीक है, तो पूरी तरह से इसने अपने आप को सुल्तान नहीं किया है। ये इसकी उपाधियों से भी पता चलता है। इसने जब शासक बन गया था तो इसने देखो जो उपाधियां धारण की थी उनसे भी पता चलता है। उपाधियां, शासक बनने के बाद में जो इसने उपाधियां धारण की, अपने आप को इसने कहा कि मैं तो मलिक ही हूं। मलिक का मतलब होता है भाई राजा के अधीन जो सामंत ठाकुर होता है, उसी प्रकार मुसलमानों में मलिक होता है। इसको अपने आप को सिपह सालार कहा। सिपह सालार का मतलब होता है सेनानायक, कि मैं तो उनका एक लड़ने वाला सिपाही हूं। तो देखो, अपने आप को सुल्तान नहीं कह रहा, ये कह रहा है मैं मलिक, उपाधि मलिक की धारण करता है। सिपल सालार मतलब एक सेनानायक की उपाधि धारण करता है। तो ऐसी उपाधियां, ये उपाधियां ऐसा बताता है कि ये सुल्तान नहीं बनाता, बल्कि ऐसी उपाधियां क्यों धारण करता? जब अपने आप को सेनानायक क्यों कहता, मलिक क्यों कहता? ये तो किसी के अंडर होते हैं। तो अभी भी इसने अपने आप को गजनी के अंडर ही रखा। एक उपाधि है इसकी लाख बख्श की। लाख बख्श, बख्श मतलब बख्शीश। बख्शीश क्या होती है? दान। तो लाखों का दान देने के कारण से इसे लाख बख्श कहा जाता है। लाखों का दान, यानी ये दानवीर था। लाखों का दान देने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। बख्शीश, लाखों की बख्शीश देने वाला, इसलिए इसे कुरान खा की भी उपाधि प्राप्त है। कुरान खा, कुरान खा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सुरीली आवाज में कुरान का पाठ करता था, बहुत सुंदर गाता रहता था कुरान की पंक्तियां, सुरीली आवाज में
कुरान का पाठ करता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सुंदर गाता था कुरान को, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुरान खा कहा जाता है। उसके अलावा इसे कहा जाता है पील बख्श। पील बख्श, पील का मतलब होता है हाथी, हाथियों का दान देने के कारण से। इंडिया के हाथी बहुत प्रसिद्ध थे, और यह हाथियों का दान देने के कारण से भी इसे क्या कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है। वैसे देखो, बख्श ऐसे न लिखकर बख्शीस होती है ना, बकस हो गया ये तो, बख्श। अगर एग्जैक्ट में इसको एकदम सही लिखो ना, तो ये ऐसे लिखना चाहिए फिर, बख्शीस है ना, तो लाख बख्श। ठीक है, ये शब्द क की जगह ख, शुद्ध तो यही है, लाख बख्श। यानी बख्शीश देने वाला, लाखों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला। इसे हातिम द्वितीय भी कहा गया है, हातिम द्वितीय। हातिम से तुलना हुई है। हातिम कौन था? हातिम जो खलीफा, खलीफा का व्यक्ति था, जो दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए एक सेनानायक निकला था, और लगातार जीतता हुआ उसने कई यो को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, बहुत बड़ा क्षेत्र को। तो इसी प्रकार से इसको हातिम कहा, क्योंकि इस्लाम का आगमन हुआ भारत के अंदर इसके माध्यम से। ठीक है, भारत का पहला राजा बना ये मुसलमान राजा, तो इस कारण से इसे हातिम द्वितीय। इसको हातिम द्वितीय सिराज ने कहा है। जो मिनहाज सिराज है, उसने अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा है, और मिनहाज सिराज ने इसे, सिराज ने कहा, तो मिनहा सिराज ने इसे हातिम द्वितीय कहा है। तो ये सब उपनाम पूछे जाते हैं, सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सभी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें तो इसके दरबार में इसके समकालीन कौन कौन थे, तो इसके समकालीन आपने नाम सुना होगा एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का, नहीं तो आगे मैं उसका विस्तार से वर्णन कराऊंगा, हसन निजामी। ताजुल मासीर जिसने लिखी थी, वो इसके दरबार में इसके समकालीन हुआ करता था, हसन निजामी। हसन निजामी, इसके समय कोई किताब नहीं लिखी थी, लेकिन इसके समय था हसन निजामी। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी था। और एक फक्र ए मुदवीर नामक जो व्यक्ति था, फक्र ए मुदवीर, फक्र ए मुदवीर, ये भी इसके समय दरबार में रहता था। तो हसन निजामी जो इतना बड़ा नाम है, वो कुतुबुद्दीन के समय भी था, कुतुबुद्दीन के आगे भी था, लेकिन कुतुबुद्दीन के समय भी था। और फक्र मुदवीर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी था और बाद में भी था। अब देखें, अपन बात करें तो निर्माण की बात कर लेते हैं, किस किस चीज का निर्माण करवाया इसने। वैसे मैं ये निर्माण और स्थापत्य कला अलग से पढ़ाऊंगा, तब विस्तार से चर्चाएं होगी। यहाँ केवल अपन इतिहास की दृष्टि को लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी स्थापत्य दृष्टि को लेकर अपन स्थापत्य में अलग से बात करेंगे। इसकी निर्माण की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, इसने निर्माण करवाया कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार इसी ने बनाई थी। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली के अंदर है, इसी ने बनाई थी। और ये इसने बनाई थी एक सूफी संत था उसके नाम पे, ये ध्यान रखना है। इसने अपने नाम पे, देखो कुतुबुद्दीन से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, सूफी संत था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार जो बनाई थी। बाकी इसकी पूरी हिस्ट्री कुतुब मीनार की वो अपन पढ़ेंगे जब स्थापत्य वगैरह पढ़ेंगे, किसने इसका जीर्णोद्धार करवाया, किसने इसकी मरम्मत करवाई,
किस किस इससे लिंक रहा है, चौथी मंजिल से, पांचवी मंजिल से, वो सब बातें अपन करेंगे। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, दिल्ली के अंदर है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से न बनाकर उस समय के एक बड़े सूफी आंदोलनों में अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम से कुतुब मीनार इसने बनाई। पूरा तो ये नहीं करा पाया, आगे बाद में ही हुई पूरी तो ये। इसने एक मस्जिद बनाई, कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद। कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद इसने बनाई, जो कि दिल्ली के अंदर ही बनाई, यही कुतुब मीनार वाला इलाका है ये, कुतुब मीनार इसी मस्जिद में ही है। तो इसने वहां मस्जिद भी बना दी। यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। यह हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। क्योंकि यहां पर जैन मंदिर के भी अवशेष हैं और हिंदू मंदिर के भी अवशेष हैं। तो जैन मंदिरों और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुवैत ए इस्लाम मस्जिद बनाई गई, दिल्ली के अंदर है। ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, उत्तर भारत की। कई जगह आप ये भी देख लेते हो कि भारत की प्रथम मस्जिद है। लेकिन ये भारत की पहली मस्जिद नहीं है। देखो एक बात, हम सब ये सोचते हैं कि मोहम्मद गोरी आया था, मोहम्मद गोरी के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का राजा बन गया, ठीक है, और इस्लाम यहाँ से शुरू हो गया। यार इन लोगों ने इस्लामिक बनाना शुरू कर दिया। ये लोग पहले मुसलमान थे और ये आए, इन्होंने पहली मस्जिद वगैरह बनाई। लेकिन ये अपनी गलत फहमी है, क्योंकि मुसलमानों का आगमन पहले केरल में हो चुका था। केरल के अंदर मुसलमान पहले आ चुके थे, क्योंकि ये मालाबार तट है और मालाबार तट में व्यापार के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, जो कि इन जो अरब कंट्रीज से, फारस कंट्रीज से, इनसे इनका व्यापार लगातार होता था। तो व्यापारियों के माध्यम से यहाँ तटीय इलाकों में मुस्लिम धर्म फैल चुका था और यहाँ पर मस्जिद बन चुकी थी। तो भारत की पहली मस्जिद यहाँ पर बनी थी, ठीक है। तो ये करीबन अपने 8वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर मुसलमानों का व्यापार का सिलसिला, तो मुस्लिम धर्म अपने 8वीं 9वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुका था केरल के अंदर मालाबार तट पर। इसलिए हम इसे उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद कहेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में बन चुकी थी। हिंदू मंदिरों को तोड़ के आज भी इनके अवशेष पड़े हैं वहां पर, ठीक है। कुवैत इस्लाम जो मस्जिद, जिसको आप जनरली भारत की पहली मस्जिद कहते हो, वो यही है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर के अंदर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया और अजमेर में यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी, विग्रहराज चतुर्थ की पढ़ाई हुई, बनाई हुई संस्कृत पाठशाला, राजस्थान जीके में पढ़ते हैं। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाई, विग्रहराज की जो संस्कृत पाठशाला कंठाभरण जो बनाई हुई थी, मस्जिद बनाई। तो इस प्रकार राजस्थान में ये मस्जिद बन गई, राजस्थान की पहली मस्जिद है ये। तो यहाँ संस्कृत पाठशाला था जिसको तोड़ के बना दी गई, और राजस्थान की ये प्रथम मस्जिद थी। तो इस प्रकार से ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काम है, भाई उत्तर भारत में आता है, इस्लाम की नींव रखता है, तो इस्लाम की पहली मस्जिद बनाता है। राजस्थान आता है, राजस्थान की पहली मस्जिद बनाता है अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखो, मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि मोहम्मद गोरी के गुलामों के बारे में बताया था। मैंने बताया था एक गुलाम तो ये कुतुबुद्दीन है, एक गुलाम उसका बख्तियार खिलजी है, एक गुलाम उसका यालदोज है, एक गुलाम उसका कुबाचा है। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने समस्या होगी, कौन? वो तीनों गुलाम।
तीनों गुलाम उसके सामने चैलेंज है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बन गया है, तो बाकी के जो गुलाम है उनसे कुतुबुद्दीन का कुछ ना कुछ संघर्ष होगा, और उसके बारे में अपन देखेंगे। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठ गया है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं तो गजनी के शासक जो गयासुद्दीन महमूद है, मैं तो उसके नीचे हूं, मैंने तो उससे अनुमति ली है। तो देखो, गजनी का शासक था, स्टोरी समझना, नाम सब सुने हुए हैं, केवल स्टोरी समझनी है। गजनी का शासक था गयासुद्दीन महमूद, जिससे अनुमति लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ गया। अब हुआ क्या कि ईरान के शासक ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। गजनी अफगानिस्तान में था। ईरान का शासक था अलाउद्दीन महमूद खवारिज्म, अलाउद्दीन मोहम्मद खवारिज्म। इसने कर दिया आक्रमण गजनी पर, गजनी पर आक्रमण कर दिया, और गयासुद्दीन महमूद गजनी छोड़ के भाग गया, गजनी से भागा। ये गजनी से भाग गया और गजनी का शासक बन गया एक गुलाम। बताया था आपको मैंने आपको बताया था ना कि गजनी किसके हाथ लगा था? चार गुलाम थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को तो लाहौर और दिल्ली लग गया हाथ, तो किसके लगा था? ये मैंने शुरू में बता दिया था, यालदोज, ताजुद्दीन यालदोज। तो यहां का शासक बन गया था ताजुद्दीन यालदोज। यालदोज के गजनी हाथ लग गया, अब गजनी का शासक हो गया है यालदोज। गजनी का शासक यालदोज हो गया है ताजुद्दीन यालदोज। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो बन चुका है दिल्ली का शासक और लाहौर का शासक। राजधानी उसने लाहौर रख रखी है। अब क्या होता है कि जो ताजुद्दीन यालदोज गद्दी पर बैठ जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक देखो, गुलामों के चारों गुलाम ही लड़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कहाँ का राजा है? लाहौर का। एक स्टोरी ये, सेकंड स्टोरी है ये। लाहौर का कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम, जो गद्दी पर बैठ चुका है, और उसने अनुमति ली थी, गयासुद्दीन से ली थी, लेकिन गयासुद्दीन तो खुद ही भाग गया। यहाँ तो यालदोज का राज आ गया। तो ये क्या करता है फिर? गजनी पर आक्रमण करता है। और गजनी में कौन होता है? ये यालदोज ही होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी पर आक्रमण करता है और ये यालदोज यहां पर रहता है। इस यालदोज को पराजित कर देता है और यहां पर इसको जीत लेता है। और यहां पर यालदोज पराजित होता है ना, यालदोज पराजित होता है। यालदोज ने कुतुबुद्दीन से वैवाहिक संबंध कर लिए। यालदोज ने अपनी पुत्री का विवाह, इसने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक से कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक से किया। चलो, तो इनके मित्रता हो गई, पुनः शासक बन गया। भाई वापस दे दिया ना गजनी। तो यालदोज से इसका जो संघर्ष था वो खत्म हो गया। गजनी के चार गुलाम, अपन चारों गुलामों से बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले गुलाम से तो हो गया, गजनी के यालदोज से। तो गजनी में यालदोज आ गया था और उसकी बेटी से फिर कुतुबुद्दीन ने विवाह कर लिया था। मैंने अब आपको एक और बताया था कि जो सिंध है, सिंध के अंदर मैंने बताया था उच्च के क्षेत्र के अंदर, और मैंने आपको बताया था मुल्तान, इन क्षेत्रों में यहां पे कौन शासक था? यहां पर शासक बन बैठा था एक और गुलाम था, नासुरुद्दीन कुबाचा।
मैंने शुरू में बताया कि चारों गुलामों ने जो राज्य बांटा था उसके बारे में। नासुरुद्दीन कुबाचा सिंध, उच्छ और मुल्तान यहाँ का शासक बना हुआ था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का शासक बना हुआ है, तो ये भी तो पड़ोसी हैं। कुतुबुद्दीन का इससे भी संघर्ष हो जाता है। गुलामों से संघर्ष होना ही था, सब गुलाम चाहते हैं मैं बड़ा राजा बनूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण कर दिया। ठीक है। और यहां पर इनके बीच में संघर्ष होता उससे पहले ही क्या हुआ, वैवाहिक संबंध हो गया। कुतुबुद्दीन चालाक था, वो चाहता था कि मुझे अगर स्थायी रहना है तो इसके साथ में वैवाहिक संबंध कर लेना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया। कुतुबुद्दीन ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया, तो मामला यहां पर भी सेट कर लिया इसने। ठीक है, ये भी खत्म मामला। अब मामला रहा बंगाल का। बंगाल में कौन था? बंगाल में वो एक गुलाम और था ना, बख्तियार, बख्तियार खिलजी, जो आगे बढ़ा था, जिसने नालंदा तोड़ा था, पहला मुसलमान जो बंगाल की तरफ गया था, बख्तियार खिलजी। तो बंगाल के अंदर बख्तियार खिलजी जो एक गुलाम था वो था। ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुतुबुद्दीन के सामने इस गुलाम से लड़ाई होने की दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि बख्तियार खिलजी की खुद की हत्या हो जाती है। अली मर्दान खां इसकी हत्या कर देता है। हत्या की अली मर्दान खां। अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और यहाँ का बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया अली मर्दान। तो अब कुतुबुद्दीन किससे लड़ेगा? अली मर्दान खां से। तो लाहौर का कुतुबुद्दीन, तो इसकी लड़ाई तो इससे होनी थी, पर यह तो है ही नहीं। इस पे आक्रमण करेगा और ये अधीनता स्वीकार कर लेता है। अली मर्दान खां अधीनता स्वीकार की। तो देखो, कुतुबुद्दीन के संघर्ष याद करने में जोर आया क्या? बिल्कुल जोर नहीं आया, क्योंकि कुतुबुद्दीन के जो गुलाम साथ में थे उनसे ही लड़ा या उनसे ही वैवाहिक संबंध किया। अब बख्तियार से क्या लड़ता है, ये तो खुद मारा गया, तो अली मर्दान खाया इसकी जगह, तो इससे लड़ा। तो ये कुतुबुद्दीन के संघर्ष है, तो कोई ज्यादा हार्ड इसमें संघर्ष वाली बात कुतुबुद्दीन की है नहीं। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है 1206 में, तो बैठा ही था। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। राजधानी कौन सी है? लाहौर में बैठा है, तो लाहौर में ही मृत्यु होती है। और ये क्या है, एक खेल खेल रहा था। जैसे पोलो होता है ना, घोड़े पर खेला जाता है, घोड़े पर बैठे रहते हैं, नीचे बॉल को मारते रहते हैं, उसी प्रकार से एक तरह से ये समझ लो कि पोलो का ही पुराना नाम है चौगान। चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिरकर मर गया। चौगान की जगह एग्जाम में पोलो लिखा जाए तो गलत मत मानना, ठीक है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से लाहौर का शासक था, लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर। अब कुतुबुद्दीन का लड़का गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर बैठता है और आराम शाह कुतुबुद्दीन का लड़का है। ये ज्यादा ही आराम कर रहा है आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में गद्दी पर बैठा। तो ये कुतुबी वंश है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका शासन ज्यादा नहीं चला। इतुलतमिश जो कि कुतुबुद्दीन का एक गुलाम था,
उसके बीच में और आराम शाह के बीच में लड़ाई हो जाती है। एक तरफ है आराम शाह है और एक तरफ है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है, इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और इस युद्ध का नाम है जूद का युद्ध। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में जूद का युद्ध होता है 1211 के अंदर, और इस युद्ध के अंदर आराम शाह मारा गया। आराम शाह का शासन 8 माह ही रहा। ये याद नहीं करना है, बता रहा हूं, यानी ज्यादा लंबा शासन नहीं रहा कुतुबुद्दीन के लड़के का। इल्तुतमिश विजय हुआ, विजय हुआ और इसने अधिकार कर लिया और ये शासक बन गया। इस प्रकार इल्तुतमिश का वंश आ गया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का खत्म हो गया और ये शासक बन गया। तो इस प्रकार कुतुबी वंश है उसका अंत हो गया। तो एक बार ढंग से अब देख लेते हैं, एक बार अभी तो पढ़ा ही था कुतुबी वंश। तो कुतुबी वंश इस प्रकार 2 ही राजा हुए कुतुबी में, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका लड़का आराम शाह। फिर तो इल्तुतमिश का शमसी वंश आ जाएगा। देखो पहला वंश पढ़ रहे हैं अपन सल्तनत काल का, गुलाम वंश। गुलाम के बाद में कौन आए, खिलजी। खिलजियों के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। तो हम सबसे पहले गुलाम पढ़ेंगे, गुलाम वंश या जिसे मामलुक कहा जाता है, 1206 से 1290 तक। इसमें कुतुबी वंश पहले आया, फिर शमसी आया। इसमें भी 3 पार्ट कर सकते हैं अपन, बलबनी, क्योंकि तीनों का रहा ना, ये तीनों गुलाम है इसलिए ये गुलाम वंश में आएंगे। लेकिन इसके भी 3 परिवार चलेंगे। कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन का परिवार चलेगा, शमसी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश का परिवार चलेगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ही है, और आगे पढ़ोगे, जब पढ़ोगे हिस्ट्रियां तब सब बताऊंगा। बलबनी का बलबन है ही। तो सबसे पहले हम ये देखो, मामलुक का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास गुलाम। माता पिता स्वतंत्र थे लेकिन बेटे को बेच दिया गया, तो ये गुलाम वंश ऐसे ही बना मामलुक। ये ऐसे लोग थे जिनको बाजार में बेचा गया था। चलो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई, 1206 में। जब मृत्यु के समाचार इसके पास में पहुंचा तो ये शासक बन गया, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने इसको दिल्ली सौंप रखा था कि उसकी देखरेख करनी है, लेकिन वो मरते ही ये शासक बन गया। तुर्क था ये। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या अर्थ होता है, चंद्रमा का स्वामी। राजधानी इसने लाहौर बनाई, दिल्ली नहीं रखी है, ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो यहाँ भारत में जो मुसलमान आए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा हुआ है, ठीक है। तो इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी। ये सुल्तान नहीं बना, और गाजी के शासक गयासुद्दीन महमूद से अनुमति लेकर शासक बन गया। 1208 में उसने इसको गुलामी से मुक्त भी कर दिया। मोहम्मद गोरी के समय ये जब गुलाम हुआ करता था तो अमीर अखरू पद पर रहा करता था। अखूर पद पर, अखूर का मतलब खुर से याद रख लेना, खुर मतलब घोड़े, घोड़े वाले का प्रमुख हुआ करता था। इसने गुलाम वंश की स्थापना की, या एग्जामिनर कहे मामलुक वंश तो भी बता देना, तुर्क वंश, मुस्लिम वंश, कुतुबी वंश का संस्थापक यही है। लेकिन इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहकर इसने केवल अपने आप को मलिक या सिपल सालारी कहलाया। इन उपाधियों से ध्यान कि अपने आप को सुल्तान न कहकर मलिक और सिपल सालार कह के संतुष्ट था। लाख बख्श, लाखों की बख्शीश देने वाला, लाखों का दान देने वाला के कारण कुरान खां सुरीली आवाज में कुरान की आयतें गाता था। पील बख्श, पील मतलब होता हाथी, हाथियों का दान देने के कारण से। हातिम द्वितीय, ये मिनहाज सिराज ने इसको कहा है, हातिम द्वितीय, इस्लाम का प्रचार करने के लिए। भाई एक तरह से इस्लाम को यहाँ पर स्थापित किया इसने, इसलिए तुलना करवा दी हातिम से, तो हातिम द्वितीय कह दिया। दरबारी हसन निजामी जो इतना बड़ा व्यक्तित्व हुआ, वो इसी के दरबार में था। हसन निजामी काफी लिखता है कुतुबुद्दीन के बारे में, अलग से जब मैं इनके बारे में पढ़ाऊंगा तब चर्चा करेंगे। फक्र ए मुदवीर, ये भी इसके दरबार में रहता था। निर्माण की बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया,
कुतुब मीनार कहाँ पर करवाई? दिल्ली के अंदर। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से करवाई। कुवैत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई, जो वही है, ये दिल्ली में ही है, ये कुवैत इस्लाम मस्जिद है ना, इसी मस्जिद में कुतुब मीनार है। ठीक है, तो कुवैत इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में मेहरौली में है। ये हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद है ये। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला सरस्वती मंदिर था, जिसे कंठाभरण भी कहा जाता है, जो विग्रहराज चौहान का बनाया हुआ था, उसको तोड़कर इसने मस्जिद बना दी वहां पे। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। अब देखो क्या स्टोरी होती है। ये गजनी के शासक से अनुमति लेकर गद्दी पर बैठता है कि भाई तू सुल्तान है, मैं सुल्तान नहीं हूं, तू अनुमति दे दे, मैं शासक बन जाता हूँ। ये शासक बन गया। गजनी का शासक गयासुद्दीन महमूद था ही। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ईरान का शासक उस पर आक्रमण कर देता है गजनी पर, जिसका नाम है अलाउद्दीन महमूद खवारिज्मी। गयासुद्दीन महमूद गजनी छोड़ के भाग जाता है और गजनी का शासक वो गुलामों से एक यालदोज बन जाता है। मैंने यालदोज और वो उस समय चारों गुलाम बता के चारों कहाँ के बने थे, लिस्ट बनाई थी, वही है यालदोज। यालदोज को गजनी मिला था। ठीक है, तो अब इसने यालदोज पे आक्रमण किया, उसको पराजित भी किया, उसकी बेटी से विवाह कर लिया, उसको वापस शासक बना दिया। ठीक है, इससे सल्टीवाड़ा हो गया। अब सिंध, उच्छ और मुल्तान पर कब्जा कर रखा था नासुरुद्दीन कुबाचा, तो इससे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। बहन का विवाह कुबाचा से कर लिया, तो इससे भी अच्छे संबंध। अब बंगाल में एक गुलाम और बचा हुआ था, बख्तियार खिलजी। इसकी हत्या वहां अली मर्दान खान ने करके और खुद बंगाल का शासक बन गया। इसने उस पर आक्रमण करके अधीनता स्वीकार करा ली, तो इसका भी मामला सेट हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई, कम ही राज कर पाया। भाई 6 में तो बना ही था, 10 में मर ही गया। लाहौर के अंदर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन का लड़का है आराम शाह। आराम शाह कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का है, जो इतुलतमिश क्या करता है, इसको जूद का युद्ध में 1211 के अंदर, भाई 10 में तो वही मरा था, 11 में इसको मार दिया इतुलतमिश ने। तो आराम शाह मारा गया और इतुलतमिश विजय हुआ और शासक बन गया। 8 माह ये इसका शासन रहा है आराम शाह का। इतुलतमिश का जो है वो वंश आ गया, जिसका नाम है शमसी वंश।